जरा सोचिए, एक ऐसे तूफान के बारे में जो रेगिस्तान के एक पूरे गांव को कुछ ही सेकंड में बर्फ से जमा दे। डच बॉय के बनने से पहले दुनिया कुछ ऐसे ही हालातों का सामना कर रही थी। डच बॉय अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो पूरी पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल करता है। इसे जेक लॉसन नाम के एक बेहद टैलेंटेड लेकिन विद्रोही इंजीनियर ने बनाया था, जिसने इंसानियत को खत्म होने से बचाया। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। जब जेक नेताओं के दबाव के आगे झुकने से मना कर देता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी जगह उसी के भाई मैक्स को दे दी जाती है, जो सीधे सरकार के लिए काम करता है। इस वजह से दोनों भाइयों का रिश्ता टूट जाता है और जेक अपनी छोटी बेटी हैना के साथ अकेला रह जाता है। सालों तक ये सिस्टम एकदम सही काम करता है और दुनिया को बचाता है, लेकिन धीरे धीरे इस सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल में दरारें पड़ने लगती हैं। अफगानिस्तान के एक दूर दराज रेगिस्तान में सैनिकों को एक ऐसा गांव मिलता है जो पूरी तरह बर्फ में जम चुका था। चिलचिलाती धूप के बीच इंसान और जानवर बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। ये एक खौफनाक और नामुमकिन नज़ारा था। जिस मशीन को दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था, अब वो खराब होने लगी थी और मरने वालों की गिनती खामोशी से बढ़ने लगी थी। ये खौफनाक सिलसिला तब और तेज हो जाता है जब ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक भयानक हीट वेव आती है। जमीन के नीचे मौजूद गैस पाइप फटने लगते हैं, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं और हजारों लोग आग और बर्फ के इस अप्राकृतिक कहर में मारे जाते हैं। उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू बुरी तरह घबराया हुआ था। महमूद नाम के एक टेक्नीशियन को पता चलता है कि एक सैटेलाइट में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को चेतावनी दे पाता, उसे रहस्यमयी तरीके से एक एयरलॉक में फंसाकर अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड में बाहर फेंक दिया जाता है। ये कोई हादसा नहीं था। जवाब ढूंढने की बेताबी में मैक्स अपना अहंकार किनारे रखकर अपने भाई को वापस बुलाने पर मजबूर हो जाता है। जेक अकेला ऐसा इंसान है जो डच बॉय सिस्टम की रग रग से वाकिफ है और वही इस खराबी का पता लगा सकता है। भारी मन से जेक अपनी बेटी को जल्द वापस लौटने का वादा करके छोड़ता है और आईएसएस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तारों के बीच सफर करते हुए उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश है। विशाल स्पेस स्टेशन पर पहुंचते ही जेक को वहां मौजूद इंटरनेशनल क्रू की नफरत का सामना करना पड़ता है। वे सब उसे अपना बॉस मानने को तैयार नहीं थे। वहां उसकी मुलाकात कमांडर ऊटे फासबिंडर से होती है, जो एक सख्त लेकिन काबिल लीडर है। ब्राजील का एक जलवायु विशेषज्ञ हेक्टर छुपकर मैक्स से संपर्क करता है और दावा करता है कि उसे इन हादसों का असली सच पता है। हेक्टर समझ चुका था कि सिस्टम टूट नहीं रहा है, बल्कि वो एक खौफनाक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों सुरक्षित मिल पाते, एक रहस्यमयी हत्यारा हेक्टर को तेज रफ्तार गाड़ी के आगे धकेल देता है और उसकी मौत हो जाती है। अपनी आखिरी सांसों में हेक्टर मैक्स के कान में एक शब्द फुसफुसाता है, एल्कॉन। मैक्स हैरान रह जाता है। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है, लेकिन हेक्टर का कत्ल ये साबित कर देता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उधर स्पेस स्टेशन पर जेक और ऊटे छुपकर महमूद की मौत की जांच करते हैं। वे लॉकर रूम में घुसकर महमूद द्वारा छुपाई गई एक ड्राइव ढूंढ निकालते हैं। वो ड्राइव मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन से लॉक्ड थी। जेक समझ जाता है कि वो स्टेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने भाई को चेतावनी देने का एक ऐसा तरीका खोजना होगा जो उन पर नजर रख रहे कातिलों की पकड़ में ना आए। मैक्स के साथ एक वीडियो कॉल में जेक एक फॉर्मल रिपोर्ट देने का नाटक करता है, लेकिन बड़ी चालाकी से उनके बचपन के एक सीक्रेट कोड ब्लो टॉस्ड हॉर्सेस नेट का इस्तेमाल करता है। वो मैक्स को सरकार के सबसे ऊंचे पदों पर जांच करने का इशारा देता है। मैक्स उन अजीब वाक्यों को जोड़कर छिपे हुए संदेश को डिकोड कर लेता है। किसी ने अभी हमें मारने की कोशिश की है, किसी पर भरोसा मत करना। खतरे को भांपते हुए मैक्स अपनी मंगेतर सारा के साथ मिलकर काम करता है। सारा के सुरक्षा क्लियरेंस का इस्तेमाल करके मैक्स हिम्मत दिखाते हुए सीधे रक्षा सचिव लेनार्ड डेकॉम के कंप्यूटर को हैक कर लेता है। पकड़े जाने के डर के बीच पसीना पसीना होते हुए मैक्स बेहद खुफिया एल्कॉन फाइल्स डाउनलोड कर लेता है। जब वो अपने सुरक्षित बेसमेंट में उन फाइल्स को खोलता है तो एक भयानक सच सामने आता है। एल्कॉन कोई रिपेयर प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक खौफनाक हथियारों का सिमुलेशन है।
किसी ने डच बॉय को एक ग्लोबल स्नाइपर राइफल में बदल दिया है, जो प्राकृतिक आपदाओं की आड़ में जियो स्टॉर्म पैदा करके दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों और राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करने वाला है। दुनिया के खात्मे की घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही है। आईएसएस पर यह खुलासा होता है कि डंकन नाम का सिस्टम एनालिस्ट ही वो गद्दार है जिसने वायरस लिखा था। अचानक स्टेशन के वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं। सैकड़ों सैटेलाइट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। खतरनाक ओलावृष्टि बीजिंग को तबाह कर देती है। इमारतें तोप के गोलों जैसी बर्फ से छलनी हो जाती हैं। बवंडरों की पूरी सेना मुंबई की तरफ बढ़ रही है। जियो स्टॉर्म शुरू हो चुका है। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी ने स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस रिमोटली एक्टिवेट कर दिया है। पूरा आईएसएस फटने वाला है ताकि साजिश के सारे सबूत मिट जाएं और उस पर मौजूद हर इंसान मारा जाए। जेक और ऊटे वायरस वाले सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए मैन्युअली रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। वे समझ जाते हैं कि सिस्टम को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, किल कोड्स का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को रीबूट करना। इधर पृथ्वी पर मैक्स इस पहेली की आखिरी कड़ी सुलझा लेता है। अगला सबसे बड़ा तूफान ऑरलैंडो, फ्लोरिडा को निशाना बनाने वाला है, जहां डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन चल रहा है और राष्ट्रपति समेत उनके बाद पद संभालने वाले सभी नेता मौजूद हैं। सिर्फ एक इंसान वहां नहीं है, रक्षा सचिव लेनार्ड डेकॉम। मैक्स समझ जाता है कि डेकॉम तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। प्राकृतिक आपदा का नाटक करके पूरे नेतृत्व को खत्म करने के बाद डेकॉम खुद को इकलौता जिंदा बचा नेता और दुनिया का तारणहार साबित कर देगा। मैक्स और सारा तेजी से कन्वेंशन सेंटर की तरफ भागते हैं, ठीक उसी वक्त जब अप्राकृतिक बिजली का तूफान शहर को चीरना शुरू करता है। डेकॉम के बिकाऊ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हमला कर देते हैं, उपराष्ट्रपति को मार देते हैं और राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश करते हैं। गोलियों की एक भयानक बौछार के बीच सारा गद्दार एजेंट्स को मार गिराती है और राष्ट्रपति को खींचकर एक इलेक्ट्रिक ड्राइवरलेस कैब में बिठा लेती है। पीछे की सड़कें बिजली गिरने से तबाह हो रही थीं और अब उन्हें इस तूफान से तेज भागना होगा और खुद राष्ट्रपति से किल कोड्स हासिल करने होंगे। ऑरलैंडो की सड़कों पर हो रही वो भागदौड़ किसी कयामत से कम नहीं थी। सैकड़ों बिजलियां डामर की सड़कों पर गिर रही थीं, जिसने पूरे शहर को एक जलते हुए माइनफील्ड में बदल दिया था। सारा उस हाईजैक की गई कैब को बड़ी कुशलता से चलाती है। तूफान के किनारे पर खड़ा डेकॉम खुद काम तमाम करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सारा उसे चकमा देकर उसके सिर पर बंदूक तान देती है। राष्ट्रपति के सुरक्षित होने के बाद वे किल कोड्स लेते हैं और हेलीकॉप्टर से कैनेडी स्पेस सेंटर की तरफ उड़ जाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में हालात बेकाबू हो चुके थे। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस के कारण आईएसएस टूटकर बिखर रहा था। वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका था। जैसे ही क्रू जान बचाकर एस्केप शटल्स में बैठता है, जेक एक दिल चीर देने वाला फैसला लेता है। वो जाने से मना कर देता है। किसी न किसी को मैनुअल रूप से किल कोड्स डालने और सिस्टम को रीबूट करने के लिए पीछे रुकना ही होगा, जो कि सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। ऊटे उसे अकेले मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं होती और चुपचाप स्टेशन के उस मलबे में उसका साथ देने के लिए रुक जाती है। स्टेशन बीच से टूट रहा था और ग्रेविटी खत्म हो चुकी थी। जेक और ऊटे स्पेस सूट पहनते हैं और स्टेशन के उन टूटे हुए हिस्सों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां सीधा अंतरिक्ष का वैक्यूम और मौत उनका इंतजार कर रही थी। पृथ्वी पर मैक्स एक सुरक्षित लिंक जोड़ता है और कोड्स ट्रांसमिट करता है। कुछ ही सेकंड बचे होने पर जेक और ऊटे मैनुअल रूप से कोड्स को सिस्टम के कोर में डाल देते हैं। दुनिया भर में तबाही मचा रहे भयानक तूफान अचानक कम होने लगते हैं। बवंडर गायब हो जाते हैं, बाढ़ का पानी रुक जाता है और पृथ्वी को संपूर्ण विनाश से बचा लिया जाता है। लेकिन उनकी ये जीत अधूरी रह जाती है, क्योंकि स्टेशन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट का आखिरी चरण शुरू हो चुका था। एक जोरदार धमाका उनके पैरों के नीचे की जमीन को चीर देता है। स्टेशन के पूरी तरह खाक होने में कुछ ही सेकंड बचे थे। जेक और ऊटे जान बचाने की आखिरी कोशिश में एक छोटी सी रिप्लेसमेंट सैटेलाइट की कार्गो होल्ड में कूद जाते हैं। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो जाता है और पूरी तरह नष्ट हो जाता है। मिशन कंट्रोल में बैठे मैक्स और जेक की बेटी हन्ना इस खौफनाक मंजर को खामोशी से देखते हैं। लेकिन तभी हन्ना की नज़र मलबे से बाहर निकलते हुए एक छोटे से ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, एक सैटेलाइट। उस छोटे से पॉड के अंदर जेक और ऊटे की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। तभी अचानक एक रोबोटिक आर्म उन्हें पकड़ लेती है। कगावा, जो एक एस्केप शटल चला रहा था, उन्हें बचाने के लिए वापस लौट आया था। सुरक्षित पृथ्वी पर लौटने के बाद दोनों भाई गले मिलते हैं और उनके बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं। डेकॉम को उसके किए की सजा मिलती है और दुनिया खुद को दोबारा संवारने में लग जाती है।
नीले और साफ आसमान की ओर देखते हुए इंसानियत को ये एहसास होता है कि हमारा वजूद सिर्फ मशीनों पर नहीं बल्कि उस भरोसे पर टिका है जो हम एक दूसरे पर करते हैं।